Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया है। तमाम टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है, लेकिन बेटा एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं और आपने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलें, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका पार्ट ए हमसे ये पूछ रहा है दैट एक्सप्लेन द बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेटा ये हमने बड़ी डिटेल में टॉपिक में उसको डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बेटा ये जो बर्कलैंड एंड आइड्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये है नाइट्रिक एसिड के लिए। अच्छा, अब इसके कुछ स्टेप्स थे, अगर आपको याद हो तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। हम नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते थे, ठीक है, लेक्चर आपने सुन रखा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की हम सबसे पहले फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हम एयर से लेते हैं, इनकी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क में हाई टेम्परेचर में, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं बाय इलेक्ट्रिक आर्क, और इनको कंबाइन करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड हम सबसे पहले यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस टेम्परेचर को फिर हमें थोड़ा सा कम करना पड़ता है। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड को हमें फ़ौरन कूल करना पड़ता है। हमने पढ़ा था ना कि इसको हम कूल करते हैं, और इसको कूल करके किस पे ले आते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, क्योंकि उससे ऊपर अगर हम लेके जाते हैं तो फिर ये डिकम्पोज होने लग जाती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, द प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। आपको याद होगा, ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में लेके जाते हैं, जहाँ पर हम टेम्परेचर और कम कर देते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, और इसके लिए 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा ये भी क्या है, इस स्टेप को हम नाम देते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है, किसकी, ऑफ NO2। तो ये भी दूसरा स्टेप होता है, और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ये 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन हो जाता है। अच्छा जी, अब तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, जो तीसरा स्टेप है वो जो ये ऊपर हम पढ़कर आए हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। सो रिएक्शन ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर करेंगे बेटा, और जैसे ही इसके साथ वाटर का रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि NO2 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उससे मिक्सचर प्रोड्यूस होता है बेटा। आपने पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और नाइट्रस एसिड का मिक्सचर स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। सो NO2 व्हेन कंबाइंस विद वाटर, तो इसमें 2 यूनिट्स बेटा NO2 के होते हैं, 1 यूनिट ऑफ वाटर कंबाइन करता है, 1 यूनिट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 यूनिट ऑफ नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे बर्कलैंड एंड आइड्स मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन चूंकि नाइट्रस एसिड स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम 4th स्टेप करते हैं, और वो क्या करते हैं, हम डीकॉम्पोजिशन करते हैं नाइट्रस एसिड की। तो यहाँ पे हम डीकॉम्पोजिशन कर देते हैं नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रस एसिड की, सॉरी। सो डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस एसिड होती है। अच्छा बेटा, जैसे ही हम नाइट्रस एसिड की डीकॉम्पोजिशन करते हैं, इससे क्या बनता है, इसको हम तोड़ते हैं हीट करने से, तो बेटा इससे अगेन नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी हमारी यील्ड और इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, और इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर नाइट्रस एसिड के 3 यूनिट्स जो हैं वो डीकम्पोज करते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट, देखें आप कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर गया, तो ये नाइट्रिक एसिड इंक्रीज कर गया, ठीक है।
और ये नाइट्रिक एसिड में पहले भी प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये देखिए, इसको हम दोबारा से इस जगह पर वापस ले जाएंगे। सो ये दोबारा ऑक्सीडाइज होगा और इस प्रोसेस में जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ वाटर यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। बाकी बर्कलैंड एंड आइड्स मेथड के अंदर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, विच मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इलस्ट्रेट अलोंग विद केमिकल इक्वेशंस, तो हम इसमें केमिकल इक्वेशंस को भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपने टॉपिक पढ़ा ही है कि नाइट्रिक एसिड डिफरेंटली रिएक्ट करता है विद डिफरेंट मेटल्स। कुछ के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से और कुछ के साथ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड और हीट करके रिएक्शन करवाना पड़ता है। लेकिन जिन मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स, उसमें सरे फहरिस्त है कैल्शियम। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम नाइट्रेट। तो बेटा यहाँ से कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है जिसका फॉर्मूला है CaNO3 होल ट्वाइस, और बेटा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो पहला जो मेटल है वो है कैल्शियम। इसके अलावा दूसरा है मैंगनीज। तो मैंगनीज के साथ भी यही रिएक्शन होता है बेटा, मैंगनीज के साथ भी ये रिएक्ट करता है और ये रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है मैंगनीज नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम नाइट्रेट जैसा ही है और इसमें NO3 होल ट्वाइस along with the production of hydrogen gas। और इन दोनों रिएक्शंस में 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड हिस्सा लेते हैं। अच्छा बेटा इसके अलावा मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम का रिएक्शन भी सेम होता है और यहाँ पर भी 2HNO3 ही होते हैं। सो उनके साथ जैसे ही रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम का नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है बेटा और एवोल्यूशन होती है हाइड्रोजन गैस की। तो बेटा सिंपल सा जवाब है कि कैल्शियम, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम आर द मेटल्स जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। सी पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। अच्छा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है, हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड प्योर फॉर्म में हो तो वो कलरलेस होता है, लेकिन अगर उसके अंदर NO2 गैस मौजूद हो यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद हो तो उसकी वजह से उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का नाम देते हैं। सो व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ये दोनों का मिक्सचर है और बेटा इसमें जो परसेंटेज है वो नाइट्रिक एसिड की तकरीबन 86% होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तकरीबन 13% होती है, बाकी 1% हम वाटर ऐड करते हैं। तो ये हमें एक रेड सी अपीयरेंस शो करता है, इसलिए इसको रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहा जाता है और इसमें से फ्यूम्स उठ रहे होते हैं इसलिए इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का नाम दे दिया जाता है। जी बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, जिसमें कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज सेड टू एक्ट एज एन एसिड। यानी पहले हम देखेंगे कि वो एसिड के तौर पे काम करता है, फिर हम देखेंगे कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिस्क्राइब 2 रिएक्शंस इन ईच केस टू इलस्ट्रेट द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो वो दो रिएक्शंस इन तीनों के पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एज एन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से बिहेव करता है। तो बेटा अपने जहन में फ़ौरन से वो रिएक्शंस ले आए कि जिसमें ये एसिड के तौर पे बिहेव करता हुआ हमें नज़र आता है। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन विद एल्कलीज। सो H2SO4 को बेटा जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इट प्रोड्यूसेस सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्रोड्यूस होता है और साथ में बेटा वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। 2 यूनिट्स ऑफ
NaOH जो है वो रिएक्ट करते हैं और 2 यूनिट्स किसके प्रोड्यूस होते हैं, वाटर के। तो एक तो इसका एज एन एसिड ये रिएक्शन हमें नज़र आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एक और रिएक्शन हम डिस्कस कर सकते हैं एसिड के तौर पे, वो है H2SO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो बेटा आपको पता है एसिड्स जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा यहाँ से सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होने के अलावा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल एस्केप फ्रॉम हियर। तो ये 2 रिएक्शंस काफ़ी हैं इसको एज एन एसिड समझाने के लिए। अब हम देखते हैं बेटा कि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह के रिएक्शंस के अंदर हमें नज़र आता है कि जहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। बेटा लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो कि दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है लेकिन उसकी अपनी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ना कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। CO2 has been produced along with the production of sulfur dioxide और बेटा याद रखिएगा यहाँ से वाटर के 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। SO2 के भी 2 यूनिट्स और सल्फ्यूरिक एसिड के भी यहाँ पे 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अब आप देखें स्टूडेंट्स, मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, ज़रा गौर से देखें। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमें नज़र आ रही है 0 फ्री स्टेट में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेटा हमें नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन की चूँकि -4 होगी तो इसकी क्या होगी, +4। तो 0 से +4 में चेंज होने का मतलब है ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने कार्बन की क्या कर दी है बेटा, ऑक्सीडेशन। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम H2S के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फ्री सल्फर के अंदर। तो बेटा यहाँ से सल्फर प्रोड्यूस होता है, सल्फर प्रोड्यूस होने के अलावा SO2 प्रोड्यूस होता है और साथ में 2 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी बेटा हमें नज़र आ रहा है कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि साथ हाइड्रोजन है तो -2 होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। तो -2 से 0 में जाने का मतलब आप समझते हैं कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं कि एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो किस तरीके से काम करता है। स्टूडेंट्स हमने टॉपिक के दरमियान में पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ ग्रेट अफिनिटी टूवर्ड्स वाटर, तो इसलिए ये डिहाइड्रेशन करवा देता है और ये वहाँ से वाटर वगैरह को क्या कर देता है, रिमूव करवा देता है। इसके हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े थे, यहाँ पर मैं 2 रिएक्शंस का जिक्र करना चाहूँगा। एक है इथेनॉल का रिएक्शन। स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसके अंदर इथेनॉल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, सो इथेनॉल जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसमें से वाटर जो है एलिमिनेट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ईथीन के अंदर या एथिलीन के अंदर, और यहाँ से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स कि ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रही है। इसके अलावा एक और जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा वो है ग्लूकोज। इफ़ वी हैव ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और उसके अंदर भी बेटा अगर हम H2SO4 ऐड करते हैं तो ये उसकी भी क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है, और वहाँ से 6 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी वो जो वाइट से कलर का, चूँकि ग्लूकोज आपको पता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है स्टूडेंट्स, वो फ़ौरन ब्लैक हो जाता है और उसके अंदर से वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में वहाँ से निकल जाता है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। सो ये 2 रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ये एज एन एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है रिस्पेक्टिवली। जी तो स्टूडेंट्स अब आते हैं इसके बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 के, जो कि है गिव द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो इस्तेमाल करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं बेटा? उसका पहला सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लार्जर
amounts of sulfuric acid are produced, कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। बेटा इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है इस प्रोसेस का वो क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन of sulfuric acid H2SO4 is obtained, काफ़ी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस। जैसे हमने पढ़ा था कि एक वेट प्रोसेस भी होता है, लेकिन ये चूँकि एक नया मेथड है तो इसमें हम अच्छी और हाई कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके अलावा तीसरा ये है बेटा कि ये चूँकि वाइडली यूज़ होता है तो इसलिए भी ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पोल्यूशन फ्री है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था कि बस हमने कैटलिस्ट पॉइजनिंग से बचाना है, उसके लिए हम SO2 को पहले 100% प्योर कर लेते हैं। बेटा बातें हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बेटा ये बड़ी तफसील के साथ हम चैप्टर के दरमियान में टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले उस लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए हम किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ SO2 गैस करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि सल्फ़र और ऑक्सीजन को हीट किया जाता है तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो एक तो ये है कि सल्फ़र शुड बी बर्न्ड इन एक्सेस एयर, तो हम इससे आमतौर पे SO2 प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ये SO2 जो प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, इम्प्योर। तो इम्प्योर को प्योर करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसके आगे इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, प्यूरिफिकेशन के लिए आपने पढ़ा है कि हम उसको कुछ स्टेप्स में से गुजारते हैं। अब आमतौर पे कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले डस्ट रिमूवर होता है जो उसके अंदर से डस्ट को रिमूव करता है। और डस्ट रिमूवर किस तरीके से काम करता है वो आपने पढ़ा था कि वो हम ऊपर से स्टीम का स्प्रे करते हैं। तो स्टीम का स्प्रे करने की वजह से डस्ट जो होती है वो स्टीम के साथ स्टिक कर जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद हम इसको ठंडा करते हैं कूलिंग पाइप्स में से गुजार कर। तो ये भी प्यूरिफिकेशन का एक पार्ट है, कूलिंग पाइप्स में से गुजारते हैं और उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं जो पहले हमने बहुत हाई किया होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि स्क्रबर्स में से उसको पास किया जाता है। और स्क्रबर्स में क्या होता है कि स्क्रबर्स में उन पे वाटर का स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसमें से रिमूव हो जाती हैं। फिर गैस को ड्राइंग टावर में से गुजारा जाता है, वो फिर ड्राई होती है बेटा। ड्राई होने के बाद फिर सबसे अहम काम होता है कि उसके अंदर से आर्सेनिक को निकाला जाता है जो कि कैटलिस्ट पॉइजनिंग कर सकता है। तो आर्सेनिक प्यूरीफायर हम उसके अंदर से में से गुजारते हैं जिसमें से आर्सेनिक और उसके ऑक्साइड्स को अलहदा किया जाता है। और एंड पे बेटा वो फिर गुजरता है टेस्टिंग बॉक्स के अंदर से। और टेस्टिंग बॉक्स में एक लाइट गुजरती है, आपने पढ़ा था कि उसमें हम डस्ट पार्टिकल्स को चेक करते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद जब SO2 प्योर हो जाती है ना, तो प्योर फॉर्म में होने के बाद फिर अगले हम स्टेप में आते हैं बेटा। और अगला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन of SO2 to SO3। तो उसमें हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा है कि SO2 और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में, जिसका फार्मूला है V2O5। और यहाँ पे हम टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। आसानी से ये कन्वर्जन हो जाती है, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं SO3 के।
बेटा ये जो SO3 बना है, फिर इस SO3 के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस SO3 के अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो किसी और सोर्स से हमने ऑब्टेन किया होता है वो ऐड करते हैं। तो बेटा जैसे ही ये ऐड करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है ओलियम के अंदर। ओलियम जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। और जस्ट इसके अंदर हम जब वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से यहाँ से हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट मेथड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसकी बहुत डिटेल हमने जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर स्टडी कर ली हुई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट बी है व्हाई इज SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर। तो इसको हमने पहले MCQs में डिस्कस कर लिया है कि अगर हम व्हेन वी डिसॉल्व SO3 in water, this reaction is highly exothermic। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, और इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है कि ये रिएक्शन फिर हमसे कंट्रोल में नहीं आता। दैट इज़ वाई हमारी कोशिश होती है कि हम SO3 जो है उसके अंदर H2SO4 ऐड करके उसको ओलियम में कन्वर्ट कर लें रादर देन डायरेक्ट उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। तो ये एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बोर्ड के लिहाज से ज़रूर प्रिपेयर करना है। जी बच्चों, अब आते हैं एक बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन पे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मेटल्स अलोंग विद केमिकल इक्वेशंस। तो हमने देखा है कि मेटल्स में वो फिर क्या करता है, थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद आयरन। आयरन के साथ हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिंक के साथ करेंगे, मैग्नीशियम के साथ करेंगे और टिन के साथ करेंगे। स्टूडेंट्स इनके साथ जब इसका रिएक्शन होता है ना, तो याद रखिएगा हमने पढ़ा है कि जैसे ही ये इनके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, ये आम एक नॉर्मल एसिड के तौर पे बिहेव करता है कि ये सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो इन रिएक्शंस को सबसे पहले हम डिस्कस करके देखते हैं कि क्या हो अगर हम इनका रिएक्शन करवा दें। इन मेटल्स का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जब इनके साथ रिएक्शन करता है ना, तो इनके साथ रिएक्शन करने में फिर हमें नज़र आता है कि वो डिल्यूट फॉर्म में, कोल्ड फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ डिल्यूट कोल्ड स्टेट में है, ठीक है। तो पहले आयरन के साथ डिस्कस करते हैं बेटा। आयरन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो इट प्रोड्यूसेस फेरस सल्फेट along with the production of hydrogen gas। इसके अलावा अगर हम जिंक के साथ इसका रिएक्शन बेटा डिस्कस करें तो जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन होता है और ये प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा बेटा, यही रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ और यही रिएक्शन टिन के साथ होता है। इक्वेशन दोनों की क्या है, सेम है। तो एक तो ये हो गया जब ये डिल्यूट कोल्ड स्टेट में था। अब आते हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं कि जब ये कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो तो फिर ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। बेटा उसमें हमने देखा है कि ये जो मेटल्स हैं उनके साथ इस फॉर्म में ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करता, तो इस फॉर्म में इट रिमेन्स अनरिएक्टिव विद मेटल्स। कौन कौन से, लाइक कॉपर। कॉपर के साथ भी ये इस फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता। इसके अलावा सिल्वर, इसके अलावा मरकरी, इनके साथ बेटा ये रिएक्शन इस फॉर्म में नहीं करता। लेकिन इसके रिएक्शन हमें हॉट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नज़र आते हैं मेटल्स के साथ, कि जब ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो उस टाइम ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। मिसाल के तौर पे कॉपर के साथ इसने कोल्ड फॉर्म में रिएक्शन नहीं किया था, लेकिन जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है ना तो ये कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाता है और कॉपर के साथ बेटा ये रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट के अंदर और यहाँ से
SO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक रिएक्शन हमें कॉपर के साथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है वो बेटा नज़र आता है। सो 2 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वाटर के, और SO2 का जस्ट 1 यूनिट जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता हुआ हमें नज़र आता है। इसके अलावा बेटा कॉपर के अलावा ये सिल्वर के साथ भी हमें रिएक्ट करता हुआ नज़र आता है, और सिल्वर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कुछ इस अंदाज में होता है बेटा कि वहाँ से ये सिल्वर का सल्फेट प्रोड्यूस करता है, Ag2SO4 प्रोड्यूस होता है, और साथ में इसी तरह वाटर और SO2 जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो वाटर और SO2 यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें 2 यूनिट्स जो है वो Ag के इस्तेमाल होते हैं और 2 यूनिट्स ही सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और बेटा सिमिलर रिएक्शन जो है वो मरकरी के साथ होता हुआ हमें नज़र आता है, जिसमें मरकरी का सल्फेट प्रोड्यूस होता है और उसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट जो है बेटा वो यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं आपके सामने इक्वेशन भी लिख देता हूँ। मरकरी का जब रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो बेटा वो मर्क्यूरिक सल्फेट प्रोड्यूस करता है, और मर्क्यूरिक सल्फेट प्रोड्यूस करने के अलावा वो यहाँ से प्रोड्यूस करता है सिमिलर चीज़ें जैसे कि ऊपर प्रोड्यूस हुई हैं। SO2 गैस प्रोड्यूस होती है और 2 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वर यूज्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ NO2 गैस ऑल्सो गिव इट्स रिएक्शंस। तो देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करने के 2 तरीके आपकी बुक में गिवन है। उसमें पहला जो तरीका है दैट इज़ डिकम्पोजिशन या हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये तरीका बड़ा सिंपल सा आपकी बुक में गिवन है। सो इसमें क्या होता है बेटा, लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इससे लेड का जो है वो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है PbO, और इसके अलावा जो है वो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जिसमें हमने पढ़ा था कि इससे कंबस्टन सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड के भी 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पहला तरीका है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करने का। दूसरा तरीका कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। सो HNO3 और कॉपर का रिएक्शन करवाया जाएगा। इसमें आप देखें बेटा ये रहा कॉपर, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ होगा, रिएक्शन होगा, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है। कॉपर का नाइट्रेट प्रोड्यूस होने के अलावा साथ ही साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो NO2 जो है वो प्रोड्यूस होती है, और NO2 प्रोड्यूस होने के अलावा साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। सो ये बड़े ही आसान से 2 रिएक्शंस हैं जो जिनके ज़रिए हमने प्रिपरेशन जो है वो देखी है। इसमें 4 यूनिट्स बेटा इस्तेमाल होते हैं नाइट्रिक एसिड के, और 2 यूनिट्स जो हैं वो वाटर के प्रोड्यूस होते हैं, और 2 यूनिट्स NO2 के प्रोड्यूस होते हैं। सो ये 2 तरीके हैं बेटा जिनके ज़रिए हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा बेटा अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें ना, तो इसके रिएक्शंस को मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लेक्चर को एक दफ़ा रीविज़िट करें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे स्टडी किया हुआ है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। कुछ रिएक्शंस आपने इसके जो देखने हैं ना, वो क्या है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने इसकी ना जो मैंने समझाई थी कि थर्मल चेंजेस आपने देखने हैं कि जब हम उसमें हीट में चेंजेस लेकर आते हैं तो क्या होता है। आपने देखा था बेटा NO2 जो है वो हीट करने पर पेल येलो और उसके बाद कलरलेस फॉर्म में, तो ये थर्मल चेंजेस आपने सबसे पहले वहाँ पे देखने हैं। अच्छा इसके अलावा फिर आपने दूसरे नंबर पे इसका रिएक्शन आपने देखना है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस।
तो आपने फॉस्फोरस के साथ इसका रिएक्शन जो है वो लाजमन करना है। फॉस्फोरस के अलावा मैंने पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन करवाया था, मैंने कार्बन के साथ भी आपको करवा के दिखाया था। इसके बाद बेटा तीसरा रिएक्शन जो हम देखेंगे वो होगा रिएक्शन विद वाटर। ये बड़ा अहम है। सो जैसे ही हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, हम आपने देखा है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ पे हम नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड का एक मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये चंद एक रिएक्शंस हैं जिनके साथ आपने इनका रिएक्शन जो है वो लाजमन देखना है। इसके अलावा एल्कलीज के साथ भी इसका जो है वो रिएक्शन आपकी बुक में मौजूद है। तो ये इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा टॉपिक को रिविजिट करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के रिएक्शंस NO2 जो है वो परफॉर्म करता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट हाउ PCl3 एंड PCl5 कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर केमिकल कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl3 एंड PCl5। हम उसके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम उनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें समझ लग जाएगी बेटा कि वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको PCl3 का समझाता हूँ। PCl3 की हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी अगर आपको याद हो। तो जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इससे फॉस्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड बेटा प्रोड्यूस हो जाता है। सो 2 यूनिट्स PCl3 के होते हैं बेटा और 2 यूनिट्स ही फॉस्फोरस के ऑक्सीक्लोराइड के जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन हमने देखा कि फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कैन बी प्रोड्यूस बाय जस्ट ऑक्सीडाइजिंग द PCl3। इसके अलावा बेटा हमने इसकी हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी अगर आपको याद हो कि जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो PCl3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरस एसिड के अंदर जिसका फॉर्मूला है H3PO3 और साथ में HCl प्रोड्यूस होता है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये रिएक्शन बहुत विगरस होता है, बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि PCl3 का रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल मिथनॉल के साथ भी करवाते हैं और जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये मिथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और मिथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करने के अलावा यहाँ से हम फॉस्फोरस एसिड जो है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं H3PO3। अच्छा, अगर हम बेटा ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस करें तो 3 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं और 3 यूनिट्स ही HCl के प्रोड्यूस होते हैं। मैं नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करूं तो 3 यूनिट्स ही क्या होते हैं मिथनॉल के, 3 यूनिट्स मिथाइल क्लोराइड के प्रोड्यूस होते हैं और 1 यूनिट फॉस्फोरस एसिड का प्रोड्यूस होता है। इसी तरह PCl3 का एक रिएक्शन हमने आपको याद होगा इथेनॉल के साथ भी पढ़ा था, CH3 इथेनोइक एसिड के साथ जिसका नाम है एसिटिक एसिड, उसके साथ हमने रिएक्शन पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था यहाँ पे बड़ी डिटेल में कि यहाँ पे एसिटल क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, CH3COCl प्रोड्यूस हो जाता है जिसको एसिटल क्लोराइड कहा जाता है और उसके 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ में H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि सिर्फ अकेले हमने PCl3 को यूज़ किया और PCl3 को यूज़ करते हुए हमने कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, फॉस्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस एसिड, इस जगह पर भी फॉस्फोरस एसिड, इस जगह पर भी फॉस्फोरस एसिड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये रहा एसिटल क्लोराइड और वो ऊपर मिथाइल क्लोराइड और साथ HCl। तो इतने सारे कंपाउंड्स हम सिर्फ एक कंपाउंड के रिएक्शंस करवा के प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें PCl5 की तो PCl5 जो है उसकी भी हम बहुत सारे कंपाउंड उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहली बात तो इसको डिकम्पोज करके PCl3 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो हमारे पास ये हो गया कि इसको हम क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो इवन मोर पावरफुल और मोर विगरस है। वजह क्या है, क्योंकि बेटा इसकी वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में सबसे पहले तो फॉस्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और साथ में यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं 2 यूनिट्स ऑफ HCl।
अच्छा, ये जो ऑक्सीक्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है ना, ये ऑक्सीक्लोराइड मज़ीद वाटर के साथ रिएक्शन करता है और 3 यूनिट्स ऑफ वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 3 यूनिट्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है इवन अ स्ट्रॉन्गर एसिड जो कि है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं HCl के। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन निकालूं यहाँ से, तो ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा PCl5 और उसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, 4 यूनिट्स ऑफ वाटर के साथ। सो इन द एंड हमारे पास क्या बच रहा है, फॉस्फोरिक एसिड along with the production of 5 units of HCl। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि जिंक का रिएक्शन अगर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है जिंक क्लोराइड के अंदर। तो बेटा यहाँ से जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस होता है और साथ में PCl3 प्रोड्यूस होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सिर्फ PCl5 के रिएक्शंस करवा के हम कितने सारे अहम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम, या ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय द रिएक्शंस ऑफ PCl3 एंड PCl5। So dear students, I am ending this part here और विल मीट इन द थर्ड पार्ट इंशाल्लाह, जहाँ पर हम एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको करवा दिया है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।